हेलो स्टूडेंट्स, लैंड लॉ की आज की क्लास में हम बात करेंगे राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट के बारे में। और राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट 2001 का हम पढ़ेंगे आज सेक्शन 19A एंड सेक्शन 20। सेक्शन 19A जो हम पढ़ने जा रहे हैं वह वो पहले मूल अधिनियम में नहीं था। सेक्शन 19A को भी जो है वो 2017 का जो अमेंडमेंट एक्ट है उसके द्वारा इस अधिनियम में जोड़ा गया है। सेक्शन 19A जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल की पावर के बारे में बात करता है। किस प्रकार की पावर कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो कोई भी पिटीशन या अपील जो कि अभी पेंडिंग है, अभी चल ही रही है, अभी पेंडिंग है, उसके पेंडिंग रहने के दौरान भी किराएदार को ये आदेश दे सकता है कि वो किराए का भुगतान करे या जितनी भी उसकी बकाया है उसका भुगतान करे या और कंटिन्यू करता रहे जब जब वो दे हो। ठीक है, तो इस तरह से सेक्शन 19A के बारे में हम बात करेंगे। और आगे बात करेंगे हम सेक्शन 20 जो आदेशों के निष्पादन के बारे में बात करती है कि किराया अधिकरण के जो भी आदेश है उनका एग्जीक्यूशन के लिए जो अब एप्लीकेशन लगाई जाती है तो उनका एग्जीक्यूशन किस प्रकार करवाया जाएगा और कितने दिन में करवाया जाएगा, क्या उसका प्रोसीजर होगा, वो बात करेंगे हम सेक्शन 20 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं सेक्शन 19A। पहले सेक्शन 19A जैसा कि मैंने आपको बताया रेंट ट्रिब्यूनल की पावर के बारे में बात करता है कि रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो क्या कर सकता है। तो रेंट ट्रिब्यूनल जो है ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ पिटीशन और अपील, किसी पिटीशन या किसी अपील, अर्जी या अपील के पेंडिंग रहने के दौरान भी रेंट ट्रिब्यूनल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द लैंडलॉर्ड की एप्लीकेशन पर आफ्टर हियरिंग द पार्टीज, पक्षकारों को सुनने के बाद ये आदेश देगा, क्या आदेश देगा कि टेनेंट जो है वो किराए का भुगतान करेगा। किसका भुगतान करेगा? किराए का भुगतान करेगा। और साथ ही ये कंडीशन प्लस है, देखिए, और साथ ही जब जब रेंट जो है दे होगा, जब जब किराया दे होने मतलब वो तिथि आएगी जब किराया दे होगा, भुगतान किया जाना चाहिए, तब तब किराएदार जो है वो मकान मालिक को यानी कि भूस्वामी को किराए का भुगतान करेगा। एक बार फिर से इसका क्विक रिवीजन कीजिए। सेक्शन 19A बात करता है रेंट ट्रिब्यूनल की शक्ति के बारे में, किस तरीके की पावर। रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो पिटीशन या अपील के पेंडिंग रहने के दौरान भूस्वामी के आवेदन पर दोनों पक्षकारों को सुनने के बाद में ये आदेश देगा क्या कि किराएदार जो है वो किराए का भुगतान भूस्वामी को करे, जितना भी संदेह किराया है उसका भुगतान वो करेगा जो भी पेंडिंग रेंट है। और यह भी कहेगा क्या कि जब जब किराया दे होगा उस समय वो किराया उसको कंटिन्यूअसली पे करता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया रेंट ट्रिब्यूनल के विशेष अधिकार के बारे में। अब हम बात करते हैं सेक्शन 20 जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका। ये बात करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स, आदेशों के निष्पादन के बारे में कि आदेशों का निष्पादन कैसे किया जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए आदेशों के निष्पादन के लिए कोई भी पक्षकार, किसी भी पक्षकार द्वारा जब आवेदन किया जाता है, रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष जब आवेदन किया जाता है तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं भी रीतियों से जो मैं अभी आपको बताऊंगी, सबसेक्शन 1 जो सेक्शन 20 का सबसेक्शन 1 है उसमें कुछ तरीके बता रखे कि इन रीतियों से निष्पादन किया जाएगा आदेश का। तो उन रीतियों में से किसी भी एक से निष्पादन करवा सकता है, एक से या दो। ठीक है, तो पहला जो तरीका है वो है, पहला जो तरीका है ना बेटा वो है आपका अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट पार्टी। ठीक है, तो विरोधी पक्षकार की मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी उसको कुर्क करके और उसका विक्रय करके। तो एक तरीका तो ये है कि आदेश का निष्पादन करवाने का कि विरोधी पक्षकार की जो मूवेबल प्रॉपर्टी है और इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो भी, उसका अटैचमेंट कर लिया जाए, उसको कुर्की कर ली जाए उसकी, और फिर उसको विक्रय कर दिया जाए, उसको सेल कर दिया जाए। या फिर क्या किया जा सकता है, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द अपोजिट पार्टी, विरोधी पक्षकार को अरेस्ट कर ले, गिरफ्तार कर ले और उसका या फिर उसका निरोध कर ले, इस तरह से भी एग्जीक्यूशन किया जा सकता है। या फिर अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स, किसी बैंक विरोधी पक्षकार के बैंक खाते का या बैंक खातों का उनको कुर्क करके, उनको अटैचमेंट करके। देन या फिर अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस, जो भी जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, ठीक है ना, या सरकारी जो कंपनी का जो कर्मचारी है या फिर किसी स्थानीय निकाय में कोई है व्यक्ति, ठीक है ना, तो ऐसे सरकारी कर्मचारी का क्या कर सकता है, वो सैलरी और अलाउंस भी जो है यानी कि उसके वेतन और भत्तों को भी कुर्क किया जा सकता है। फिर बात आती है या फिर क्या कर सकता है, और अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट एज अ कमिश्नर। या ध्यान रखना
किसी एडवोकेट की नियुक्ति भी की जा सकती है आदेशों का निष्पादन करवाने के लिए। तो वो एडवोकेट जो नियुक्त होगा वो कैसे, वो एज ए कमिश्नर के रूप में नियुक्त होगा, ध्यान रखना, यहाँ लिख लो। तो जो किसी एडवोकेट की नियुक्ति की जा सकती है कमिश्नर के रूप में आदेश का निष्पादन करवाने के लिए, या फिर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी स्थानीय निकाय जो है उसके किसी ऑफिसर को डेपुटिंग करके भी, उसका डेपुटेशन करके भी इस काम के लिए नियुक्त किया जा सकता है। किस काम के लिए? आदेशों के निष्पादन के लिए। ठीक है, तो या तो किसी एडवोकेट को एज ए कमिश्नर नियुक्त कर दो या फिर किसी ऑफिसर को डेपुटिंग करके उसको ये जिम्मेदारी सौंप दे कि आदेशों का निष्पादन करवाना है। नेक्स्ट एक और है इसमें ऑप्शन, डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमिसेस, या फिर जो एप्लीकेंट है, जो अर्जीदार है, उसको डिलीवरी ऑफ पोजीशन करके परिसर का जो उसको कब्जा है वो सौंप कर। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये हो गई आपकी पूरा सबसेक्शन 1। देन सबसेक्शन 2 कहता है कि इस पूरे काम में रेंट ट्रिब्यूनल जो है इस मतलब ऑर्डर का एग्जीक्यूशन करवाने के लिए क्या कर सकता है? मदद की अपेक्षा कर सकता है। किससे? लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से। जो सामान्य प्रशासन है, सामान्य निकाय है या जो पुलिस है उसकी सहायता की अपेक्षा कर सकेगा। जब भी जरूरत पड़ेगी आदेशों के निष्पादन के लिए वो इनकी सहायता मांग सकेगा। ठीक है, फिर सबसेक्शन 3 आपका बात करता है कि जिस दिन कब्जे की प्राप्ति का जो प्रमाण पत्र है, कब्जे की पुनः प्राप्ति का जो प्रमाण पत्र है वो जारी हुआ, उसके जारी होने के 3 माह बाद तक भी अगर किराएदार जो है, 3 माह निकल गए, ठीक है, 3 माह बाद भी अगर किराएदार खाली नहीं कर रहा है परिसर को, तो किराएदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, किराएदार को ऐसी स्थिति में अगर वो कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी 3 महीने की अवधि में अगर वो मकान खाली नहीं करता तो उसको क्या पे करने होंगे? मैसने प्रॉफिट्स, यानी कि अंतकालीन लाभ उसको चुकाने होंगे, है ना। अंतकालीन लाभ क्या हुआ कि जैसे वो इतने दिन से जैसे मकान में रह रहा था, कोई भी फायदा, जैसे वो मकान में रह रहा था, बिना किराए दिए रह रहा था, तो भैया वो किराया चुकाएगा। या फिर मान लीजिए जो वो प्रीमाइसेस थी, जो जमीन थी, उससे मान लीजिए उसे कोई लाभ हो रहा है, तो वो लाभ भी वो मकान मालिक को पे करेगा, लेकिन किस दर से पे करेगा? तो यहाँ पर जो है सबसेक्शन 3 बात कर रहा है ऐसी स्थिति में मैसने प्रॉफिट्स किराएदार चुकाएगा, और किस दर से चुकाएगा? तो आगे ये कह रहा है कि अगर परिसर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया गया है तो वो मैसने प्रॉफिट्स उसे 2 गुना की दर से, या फिर और कॉमर्शियल पर्पस के लिए दिया गया है तो 3 गुना की दर से। एक्चुअली में ये पेनल्टी हो गई इसके ऊपर, ठीक है ना। और अगर सेक्शन 16 की जहाँ बात है, यानी कि जहां पर प्रमाण पत्र कैसा है? तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र है। सेक्शन 16 पढ़ा था ना हमने, वहां वो किसकी बात कर रहा था? तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति की। तो जहां पर प्रमाण पत्र तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र है, वहां पर भी 3 गुना की दर से, इन दर से वो क्या करेगा? मैसने प्रॉफिट्स चुकाने के लिए लायबल होगा, उसको भूस्वामी को ये अंतकालीन लाभ चुकाने होंगे। एक बार वापस देख लो इसको अच्छे से। ये क्या कह रहा है कि अगर टेनेंट जो है वो कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र जारी होने के बाद भी अगर प्रीमाइसेस को खाली नहीं करता है तो उसको अंतकालीन लाभ भूस्वामी को देने होंगे। अब वो किस दर से देने होंगे कि अगर प्रीमाइसेस रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लिया गया है तो 2 गुना की दर से, अगर प्रीमाइसेस कॉमर्शियल पर्पस के लिए लिया गया है तो 3 गुना की दर से, और अगर प्रीमाइसेस आपका सेक्शन 16 की बात कर रहा है, यानी कि अगर वो तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र है, वो जो प्रमाण पत्र इशू हुआ है वो तुरंत कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र है, फिर भी आप टेनेंट ने खाली नहीं करा, तो ऐसी स्थिति में 3 गुना की दर से अंतकालीन लाभ किराएदार को चुकाने होंगे। क्लियर हो गई बात। फिर बात आती है इसके डिस्पोजल की, कि यहाँ पर अब रेंट ट्रिब्यूनल की बात हम कर रहे हैं। किराया अधिकरण जो है ऐसे निष्पादन की कार्यवाही, आवेदन प्राप्त हुआ उसको, फिर उसके बाद क्या करा, अब कितने दिन में उसको पूरी करनी पड़ेगी और कैसे पूरी करनी पड़ेगी? तो ये जो सारी निष्पादन की कार्यवाही है वो होगी समरी मैनर में कंप्लीट, संक्षिप्त रीति से पूरी की जाएगी। दूसरी बात कब तक पूरी की जाएगी कि जब विरोधी पक्षकार जो है, जो अपोजिट पार्टी है, उस पर नोटिस की तामील किए जाने की तिथि से 45 दिन के भीतर ये निष्पादन की कार्यवाही पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, तो 45 डेज यहाँ पर याद रखना, प्लस ये कैसे पूरी की जाएगी? इन समरी मैनर, संक्षिप्त रीति से इसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, इन समरी मैनर अंडरलाइन कर लेना। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लिखे हैं ना वो थोड़े अंडरलाइन कर लेना अपने अपने बेरेक में पढ़ने के साथ साथ।
पढ़ते समय बेरेक निकाल के रखें और बेरेक पर अंडरलाइन करते जाए, या फिर जो ई कंटेंट मैंने भेजे थे उन पर आप अंडरलाइन करके उनको देख सकते हो, ठीक है ना। तो वो ज्यादा इजी रहेगा आपके पढ़ने के लिए, ठीक है। दोनों चीजें हो जाएगी आपके पास तो आप इजीली समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब एक देखिए ये जो सबसेक्शन 4 है, इसके नीचे आप अगर आपके बेरेक में देखेंगे या मैंने जो ई कंटेंट भेजा उसमें भी देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन डाला है एक इसमें, और वो एक्सप्लेनेशन बात करता है कि जो आपका टीनेंट है, मान लीजिए अब टीनेंट ने क्या करा, इस एग्जीक्यूशन की कार्यवाही के खिलाफ अपील कर दी। कहाँ करी अपील? अपीलेट रैंक ट्रिब्यूनल में करेगा। तो अब उसने जब अपील कर दी या कोई अन्य कार्यवाही जो उसकी चालू है, अपील करने दो, अन्य कार्यवाही करने दो, लेकिन फिर भी वो जो अंत्यकालीन लाभों को चुकाने के जो अपना दायित्व है उससे उसका जो दायित्व है वो कम नहीं किया जाएगा, उसको मैसने प्रॉफिट्स तो पे करने ही होंगे। लेकिन अगर मान लीजिए अपीलेट रेंट अथॉरिटी ने, अपील जो किराया अधिकरण है उसने अगर मैसने प्रॉफिट्स जब तक की पेमेंट करने से मना नहीं कर दिया, अगर अपीलेट रेंट अथॉरिटी ऐसा कोई ऑर्डर निकाल देती है कि ठीक है किराएदार अंतकालीन लाभ नहीं चुकाएगा तभी वो मुक्त होगा, अदरवाइज किराएदार भले ही कोई अपील कर ले, भले ही कोई कार्यवाही कर ले, उसको मैसने प्रॉफिट्स चुकाने ही होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल जो है वो रेंट ट्रिब्यूनल के आदेश को यथावत रखता है ना, क्या कि परिसर को खाली करना था, नहीं किया, जो उसका आदेश यथावत रखा है कि मैसने प्रॉफिट्स चुकाने हैं तो उसको मैसने प्रॉफिट्स चुकाने ही पड़ेंगे। वो अपने इस दायित्व से मुक्ति नहीं पा सकता, वो इस लायबिलिटी से फ्री नहीं हो सकता जब तक कि कोई ऑर्डर नहीं निकाल दिया हुआ अपीलेट रेंट ट्रिब्यूनल, उसको मैसने प्रॉफिट्स चुकाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने बात करी किसकी, सेक्शन 20 की, जो बात कर रहा है हमारे एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर्स के बारे में, ठीक है। एक बार तुरंत देख लो, जल्दी से एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं इसको। एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर कैसे होगा, जैसे ही निष्पादन का आवेदन आएगा किराया अधिकरण के पास में, किन किन तरीकों से वो करवा सकता है, सबसेक्शन 1 में सारे तरीके दे रखे, इनमें से किसी तरीके से वो करवा सकता है। क्या क्या रीति अपना सकता है वो, जैसे अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अपोजिट पार्टी, विरोधी पक्षकार की मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को कुर्क और विक्रय करके, या फिर वो क्या कर सकता है, विरोधी पक्षकार को अरेस्ट और डिटेन कर सकता है, या फिर विरोधी पक्षकार के बैंक खाते या बैंक खातों को कुर्क किया जा सकता है, ठीक है, और उनसे राशि वसूल की जा सकती है, ठीक है। फिर अटैचमेंट ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेस, विरोधी पक्षकार के वेतन और भत्तों को अटैच करके। फिर बात करते हैं यहाँ पर दी अपॉइंटिंग एनी एडवोकेट एज अ कमिश्नर, एग्जीक्यूशन की कार्यवाही को पूर्ण करने के लिए किसी एडवोकेट की नियुक्ति करके, जो भी पारिश्रमिक तय होता है उसको देने के बाद उसको कमिश्नर के रूप में नियुक्ति की जाएगी। या फिर ऐसा नहीं किया जाता, किसी अधिवक्ता को नियुक्त नहीं किया जाता, तो कोई भी लोकल अथॉरिटी है उसका कोई ऑफिसर जो होगा आपका, उसको डेपुटेशन पे लगाया जा सकता है इस काम के लिए, ठीक है। फिर बात आती है या फिर विरोधी पक्षकार को उस परिसर का कब्जा देकर, कब्जे का प्रदाय कर दो, डिलीवरी ऑपरेशन, ठीक है। इसके बाद इस काम के लिए रेंट ट्रिब्यूनल जो है सामान्य प्रशासन, सामान्य निकाय और पुलिस, इन सबसे मदद की अपेक्षा कर सकेगा। Then if tenant doesn't vacate the premises, अगर टेनेंट जो है फिर भी प्रीमाइसेस को वैकेट नहीं करता, यानी कि जैसे ही आपके कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र आ गया उसके बाद भी 3 महीने के बाद भी अगर टेनेंट खाली करके नहीं जा रहा है तो टेनेंट को मैसने प्रॉफिट चुकाने होंगे। अब किस दर से चुकाने होंगे, जो मैंने आपको बता दिया कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए प्रीमाइसेस लिया है तो 2 गुना की दर से, कमर्शियल पर्पस के लिए लिया है तो 3 गुना की दर से, और सेक्शन 16 का जहां मामला है जहां तुरंत कब्जे का पुनः प्रमाण पत्र है वहां पर 3 गुना की दर से चुकाना होगा। और इसके अलावा मामले का जो पूरा किस नीति से उसको डिस्पोज किया जाएगा, समरी मैनर में किया जाएगा, और जिस दिन विरोधी पक्षकार को नोटिस की तामील हुई है उस दिन से, निष्पादन के आवेदन की नोटिस की तामील हुई है उस दिन से 45 डेज, विद इन 45 डेज 45 दिवस के भीतर इस मामले का निस्तारण किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बता ही दिया कि किराएदार को जो है वो मैसने प्रॉफिट्स पे करने होंगे, भले ही उसने कोई अपील या कोई अन्य कार्यवाही चालू करी होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, अगली क्लास में हम मिलते हैं, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।